स्टार्ट करते हैं, है ना। एक फ्रेश चीज स्टार्ट हो रही है, एक फ्रेश स्टोरी स्टार्ट हो रही है। और इतिहास के काल में अपने कर्म से कोई व्यक्ति कैसे राजा बन जाता है उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। और वैदिक पीरियड के बाद भी भारत में ऐसे कई लोग थे जो जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर सक्षम लोगों को राजा बना देते थे। इसका एग्जाम्पल है मौर्यन एम्पायर। आप सभी लोगों को एक चीज बताऊंगा कि हिस्ट्री को पढ़ते वक्त या फिर किसी भी इस तरीके के पार्ट को पढ़ते वक्त एक बात का बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखिएगा, हर एक चैप्टर एक नई शुरुआत है, बशर्ते वो पिछले का रिपीटेशन ना हो। जैसे ज्योग्राफी में हमने मैप पढ़ा फिर मैप की प्रैक्टिस पढ़ने लगे तो वो अलग बात है, पर हर एक कहानी अलग है, पिछले से उसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। और अगर हम रिपीटेशन पे नहीं जाते हैं, रिवीजन पे नहीं जाते हैं, प्रैक्टिस पे नहीं जाते हैं तो परेशानी आएगी, जो आप लोगों को टेस्ट में देखने के लिए मिला। क्वेश्चन को बहुत ही कॉमन चीज से देखना है। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना एक्सटेंट, तो एक्सटेंट में भी हमको वही नाम लिखना है जो नाम आपने 1 2 3 4 करके लिखा था बेटा, ठीक है। लेकिन जब तक वो प्रॉपर सेंटेंस नहीं है हम कैसे मान सकते हैं कि आपने जो लिखा वो वही है। चलो मैं समझ गया मेरे बच्चे हो, अगर बोर्ड में या फिर आपके क्लासेस में टीचर ना समझे, समझने वाला काम नहीं होना चाहिए। पेपर पे आंसर ऐसे लिखो कि टीचर को एक झलक दिखे, वो समझ, उसकी जो डिमांड है वो आंसर से दिख जाए। समझने वाला नहीं होना चाहिए कि सर समझ लो वही तो है, ऐसा नहीं। मेरी बात समझ रहे? बट ओरली नहीं, मतलब फ्रैंकली चीज समझाना चाह रहा हूं कि किसी ने कहा कि डार्क कलर इनटू द रेड, तो रेड एकदम बिल्कुल है ना, और उसमें डार्कनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि रेड ही तो है सर, डार्क ही तो होता है रेड, ऐसा नहीं। अगर आंसर ने कहा आपसे, जैसे आपका वाला पॉइंट था, आंसर ने कहा आपका, सॉरी आपका पॉइंट था, है ना बेटा, तो वहां पे हमको क्या करना, उसने कहा कि ट्रेड कहां से होता था, तो ट्रेड वाला मेसोपोटामिया इन विच टर्म, वो भी टर्म भी लिखा, पूरा प्रॉपर लिख दीजिए। 1 से 2 सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें 1 लाइनर आंसर में भी हम 2 सेंटेंसेस डाल सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। 10th के एनसीईआरटी 10th का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखना, अक्सर आप लोग के क्लासेस में आईसीएससी में 1 मार्क्स में भी 2 2 3 3 सेंटेंसेस के आंसर होते हैं आईसीएससी में, ठीक है। तो उसका प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस के लिए डेली लिखना होगा। नोट्स को तो डेली भी यहाँ पे बनाए चले। इसको शुरुआत होती है उस काल से जिस काल में हम बात करेंगे किसकी, मौर्यन एम्पायर की, जहां पर नंद वंश चल रहा था। क्या चल रहा था? दुनिया के सबसे बड़े अंपायर के अंदर या क्षेत्र के अंदर कहेंगे पाटलिपुत्र। क्या नाम था? जिसको हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। पटना आज है उसका वर्तमान नाम, और दूसरा इस साम्राज्य का नाम था मगध। क्या था? कोई परेशानी किसी को? पाटलिपुत्र और मगध में किसी को कोई परेशानी है? चलिए, तो पाटलिपुत्र और मगध साम्राज्य जो आज के समय में पटना के नाम से जाना जाता है, ऐसा क्लेम है, माना भी जाता है। दुनिया में बहुत लंबे समय तक सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था यहां देखने को मिली, और ये वही एम्पायर है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिली थी। पूरी तरीके से तो नहीं थी, राइट टू वोट नहीं था, इलेक्शन प्रोसेस नहीं था, पर हां गवर्नेंस जो था वो डेमोक्रेटिक था, ठीक है। डेमोक्रेसी बहुत ही डीप चीज है, बहुत डीप चीज है, उसके कई डोमेन है, कई एक्सपेक्ट है। किन्हीं एक चीजों से ना पूरी तरीके से डेमोक्रेसी खत्म होती है और ना किन्हीं एक चीजों से पूरी तरीके से डेमोक्रेसी लागू होती है, लेकिन अगर पॉइंट्स हैं तो वी कैन कंक्लूड कि इट इज डेमोक्रेसी। क्लियर है ना? चलिए, धनानंद अपने पिता का सबसे छोटा पुत्र था और महापद्मानंद ने उस नंद वंश की स्थापना की, और जाति से क्लैन जिसको कहते हैं, वो लोग नापित थे। नापित समझते हैं? जो मुंडन करते हैं या आपकी सेविंग वगैरह के। अब देख सकते हो कि महत्वाकांक्षा है और क्षमता है, तो जिनको पिछड़ा कहते हैं उन्होंने भी शासन किया है और भारत के या दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य पर किया, ठीक है। पर उन लोगों के शासन में जब धनानंद आया तो वो इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी और क्रूर हो गया था, इतना ज्यादा डिसेबल और इतना ज्यादा मतलब माइंड से क्या ही बोलोगे, ऐसा हो चुका था कि उस व्यक्ति ने किसी की कोई परवाह नहीं की और अपने ही पिता को
जगड़ कर मार दिया खुद को राजा बनाने के लिए। पूरी जिंदगी सिर्फ इस बात को अपनी बहन से छुपाता रहा और अपनी बहन को बहुत मानता था और भाइयों को अपना दास बना के रखा था, क्योंकि थोड़ा बाहुबल में, शक्ति में और चतुराई में, कुटिलता में बहुत तेज था। दौर उस समय का है जब प्रकांड विद्वान हमारे इतिहास में रहे आचार्य श्री चाणक्य ने भारत पे आक्रमण करने वाले सिकंदर, जिसको हम अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं, ठीक है, अलेक्जेंडर जब भारत में आक्रमण करने आया था, कलिंग पहुंच चुका था और कलिंग के इलाके में तक्षशिला पहुंच चुका था और तक्षशिला के इलाके में तक्षशिला के जो महाराज थे उन्होंने इसकी गुलामी स्वीकार कर ली थी। उसके जस्ट पहले बैक्टीरिया नाम का जगह था, वहां उसने गजब का मारपीट किया, किसी को नहीं छोड़ा, राजा को मारकर उसकी बेटी से शादी भी किया और वही उसके अंत का कारण बनी। वो तो खैर उसके बारे में पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के वो एक तरीके से सबसे हेड प्रोफेसर थे और तक्षशिला उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि सब कुछ थी। उनको यह पता लगा कि भारत के सभी जनपदों में सबसे जो स्ट्रांग है वो है मगध। अगर मगध से आगे आएगा तो बाकी राज्य भी आगे आएंगे और तभी अलेक्जेंडर को रोका। अलेक्जेंडर को रोकने के लिए उन्होंने महाराज पुरु का, किसका, के पिताजी, पुरु के पिताजी को साथ लेकर गया कि आप चलें और हम संधि वार्ता करेंगे। किससे? मगध नरेश या मगध सम्राट, किससे, क्या नाम था, धनानंद से, कि अगर तुम साथ दोगे तभी इस बाहरी व्यक्ति को भारत से भगाया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। पुरु का मतलब पुरुषोत्तम, जिसको हम आप लोग पोरस के नाम से जानते हो, जानते हैं ना। हाँ। पत्नी का नाम था लाची, ठीक है। तो वो वहां गए और गंगा पार करने के बाद, पहुंचने के बाद उसने एक ब्राह्मणों की सभा बुलाई और बहुत बुरी तरीके से जलील किया, बहुत बुरी तरीके से। कहा कि देखो इस पंडित का, ये अपने महत्वाकांक्षा में कि भट्टी में मगध को झोंक देना चाहता है। ये चाहता कि ये आदेश करे और धनानंद उसके सामने मतलब अवलोकन करे, धनानंद तुम्हारा गुलाम है। और जब वो स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं कि तुम भी एक दिन इसके लिए जकड़े जाओगे, मातृभूमि से गद्दारी, मतलब उसको लगता है कि यार मेरे दरबार में आके मुझसे ही, और वो इतना क्रूर आदमी की तेज आवाज तो छोड़ो, ऐसे ही किसी को बुला लेता था। उसकी सजा का सिस्टम था, रोज सुबह सुबह अपना एक सबसे गोल्डन ब्लेड था, उसके दिन का शुरुआत होती थी किसी न किसी एक व्यक्ति जिसको भी वो अपना कैदी मानता हो, दोषी मानता हो, राजमहल में, राज्य में, उसका मुंडन करता था और लास्ट में थोड़ा सा बाल कहीं भी छोड़ देता था, उसके साथ साथ उसका चमड़ा और मांस भी उड़ा देता था। इतनी दर्दनाक मौत, किसी का गला काटता था। डेली सुबह की शुरुआत ऐसे होती थी उसकी। इतना क्रूर व्यक्ति अपने सामने किसी का तेज आवाज कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हालांकि वो हत्या करना चाहता था। उसके महामंत्री यानी प्रधानमंत्री का नाम था महाअमात्य राक्षस। ठीक है। उस समय में 3 प्रकांड विद्वान हुए, जिसमें चाणक्य को छोड़कर दुनिया किसी को नहीं जानती। महाअमात्य राक्षस, महाअमात्य अखलटक और विष्णुगुप्त चाणक्य। चाणक्य के अलावे ये लोग भी कम विद्वान नहीं थे, पर इन लोगों के अंदर इनसे जेलसी की वजह से अपनी क्षमताओं को समझने की जगह निगेटिव एनर्जी को आगे लेकर चलना ज्यादा अच्छा समझा। मौर्यन को समझने से पहले से इसको समझिएगा ध्यान से। महामत्त खलटक ने कहा कि किसी ब्राह्मण की हत्या एक राजा को शोभा नहीं देती और भारतवर्ष में ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा भारत क्या होता है, तो तब तो भारत था नहीं, ये सब मगध के साम्राज्य को नहीं देती, माफ कर दीजिएगा। उन्होंने वहां पर चाणक्य की रक्षा की थी, ब्राह्मणवत्व के नाम पे किया, जैसे भी किया, पर उस व्यक्ति ने छोड़ा नहीं। उन्होंने उनकी शिखा पकड़ी, उनको घसीटा,
उनको पैरों पे गिराया, चोटी खोल दी, फिर उन्होंने वो अपनी चुड़की खोलकर वहां पर शपथ लिया कि इस शासन का कि जड़े हिला दूंगा और सबसे आम व्यक्ति को तुम्हारे सामने एक योग्य शासक बनाकर दिखाऊंगा। और जब उस जंगलों से वो वापस आ रहे थे तो उन्हें कौन मिला? चंद्रगुप्त। कौन मिला? जो गाय के चरवाहों के साथ चरा रहे थे और वहां पर लकड़ी की और पेड़ की शाखा के बीच में एक सीध बनाए थे और अपने आप को राजा घोषित करके एक सभा बनाकर रखे थे। उनकी वाक्पटुता यानी बोलने की शैली और जो बॉडी लैंग्वेज था उसको देख के उनको लगा बस इसी को राजा बनाऊंगा। और वहां से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्टार्ट होता है। पुत्र का नाम बिंदुसार। क्या नाम था? इसलिए बिंदुसार क्योंकि जब ये अपनी माता जी के गर्भ में रहते हैं तो इनको इनकी जो मतलब पत्नी रहती हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी भी पत्नी होती है ना, ये जो सिकंदर है ना, ये वापस चला जाता है भारत से, लेकिन इसका सेनापति वापस नहीं जाता, सेल्यूकस निकेटस। तो निकेटस को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी बेटी हेलेना से शादी कर ली थी। अब हेलेना चाहती थी कि मेरा बेटा भारत का राजा बने या मगध का राजा बने, तो चाणक्य ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो चाणक्य चाहते थे कि बिंदुसार के जन्म से पहले कोई ऐसा चीज ना बने। और बिंदुसार जब गर्भ में थे तो उन्होंने उनकी माता दुर्धरा, ठीक है, उनको जो है जहर दे दिया। अब जब जहर दे दिया हेलेना ने तो पता था कि अब तो जहर फैल चुका है पूरी बॉडी में। उनकी आज्ञा से उनका पेट फाड़कर बच्चा निकाला गया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। लेकिन जहर का एक अंश उनके माथे पे था इसलिए उनका नाम रहा बिंदुसार, ठीक है। इनके पुत्र 3 रहे। एक का नाम था श्यामक और दूसरा जिसको सब जानते हैं अशोक, और तीसरा सबसे बड़ा पुत्र पता करके बताइएगा, छोड़ रहा हूं, ठीक है। सबसे क्रूर था वो। अच्छा लग रहा है? अशोक बचपन से जंगलों में रहे, ठीक है। इनकी माता एक ब्राह्मण थी और बहुत अच्छी वैद्य थी उस काल में, नाम था धर्मा। इसलिए अशोक के द्वारा बनाए गए सभी स्तूपों का नाम क्या है? धम। धर्मा की याद में धम, ठीक है। ये भी धमा को रटना ना पड़े, समझ लीजिए। माता का नाम था धर्मा, इसलिए उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अपनी मां को ही रखा धम। क्लियर है? अब शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। बहुत डीप है, उतना डीप जाओगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे, अभी चैप्टर के लेवल ले चलते हैं, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक सीधा साधा लड़का जो किसी को मारना नहीं चाहता था, जिसकी माता ने नाम ही रखा अशोक, जिसके आने से शोक खत्म हो जाए। वो इंसान इतना क्रूर बना कि उसने अपने 99 भाइयों का वध किया। वध मतलब युद्ध में हरा के मारा, और क्या। उसने देखा कि मेरे पिता का दुश्मन, मेरे भाई का दुश्मन, मेरी माता का दुश्मन, और तो और इस साम्राज्य को बनाने वाले चाणक्य को भी लोगों ने 7 लोगों ने 28 तलवारों और कटारों से मारा और आग में जलाकर उस हत्या को दुर्घटना साबित कर दिया, और वो कुछ नहीं कर सके। तो बोले कि जिस देश के राष्ट्रपिता के साथ लोग ऐसा कर सकते हैं, उस देश में बैठे हुए सभी बड़े बड़े लोग जो भी कुटिल हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे क्रूर बन गए थे। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, इनके पुत्र का नाम महेंद्र, ठीक है। लास्ट होता है जहां के बृहद्रथ पे। किस पे? बृहद्रथ, ठीक है। इन्हीं को जो है पुष्यमित्र शुंग गला काट के और मौर्य अंपायर को खत्म कर देते हैं, क्योंकि जब बृहद्रथ राजा होते हैं तब उस समय मंगोलों की तरफ से आक्रमण होता है और ये कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, हम किसी से हिंसा नहीं करेंगे, तुम हिंसा नहीं करोगे और तुम्हारे के साथ साथ में महिलाएं और देश की अस्मिता बर्बाद हो रही है। उन्होंने जब इस बात का विरोध किया तो पुष्यमित्र शुंग इनके कौन थे? प्रधानमंत्री और सेनापति भी थे। तो सेनापति ने कहा कि हम युद्ध का ऐलान करते हैं। बोले राजा का तुम अवहेलना कर रहे हो, हम तुम्ही को फांसी दे देंगे। बोले तेरी, हम देश बचाना चाहते हैं, हम ही को फांसी दे रहा है, अजीब राजा है ना। बोले ऐसे राजा को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतिहास में पहला ब्राह्मण आदमी था जिसने गला काटा और राजा बना। उसके बाद हजारों साल तक तुमको कोई राजा नहीं मिलेगा, ब्राह्मण कोई राजा नहीं होगा।
चलें आगे, आगे चलें, चलिए। जो इलाका पढ़ते, गौतम बुद्ध डायड एट कुशीनगर इन, आसान पता हो, कुशीनगर नहीं पता तो फिर क्या ही पता है। चलिए, मौर्यन एम्पायर फाउंड किया गया चंद्रगुप्त मौर्य अराउंड, 3 फेमस रूलर रहे मौर्यन एम्पायर के जिनका नाम हमने पढ़ा, बिंदुसार, एक ने स्थापना की, एक ने उसको मेंटेन रखा, बिंदुसार ने, न बढ़ा न घटा। और अशोक हिस्ट्री में पहले व्यक्ति हुए जिनके साथ यह वर्ड यूज हुआ, चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट शब्द सबसे पहले इस्तेमाल हुआ अशोक के साथ। चलें आगे। जन्म हिंदू में और मृत्यु बौद्ध धर्म में। ठीक है, कोई परेशानी, कोई परेशानी? द पॉलिटिकल यूनिटी वॉज अचीव बाय फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री अंडर द मौर्यन रूल। ये ऐसा इकलौता समय है जिसमें पहली बार अखंड भारत बन पाया। मसलन भारत के जितने भी जनपद थे जुड़कर एक भारत बना, जिसको शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। अफगानिस्तान के आगे तक सब अपना था, बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, ये नेपाल, चाइना के आसपास का इलाका, पूरा चाइना नहीं, इंडियन तिब्बतन प्लेट्स के इधर, हिमालयन के इधर जितना भी रेंज था सब भारत। श्रीलंका, ये तुम्हारा मालदीव, ये सब भारत। चले आगे, कोई परेशानी नहीं है। द कैपिटल सिटी ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज पाटलिपुत्र पटना, द लायन कैपिटल ऑफ अशोका विच इज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द दिस एरा। जो हम अशोक स्तंभ देखते हैं ना, देखा आपने अशोक स्तंभ? मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं कि ये देश से रिलेटेड चीज है, थोड़ा अच्छा लगेगा, अदरवाइज हम लिख भी सकते हैं यहां पर, है ना, अशोक एम्ब्लेम। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? अशोका एम्ब्लेम लिखते हैं ना। ये भी अशोक इसी एम्पायर से लिया गया है। 4 मुख वाला शेर, 3 दिखता है और 1 पीछे होता है। कोई परेशानी नहीं है। चलिए, और कहां से लिया गया है? सारनाथ कहां है? 40-50 किलोमीटर है यहां से, आपके यहां से, है ना? है बस, वाह, देखिए उसका दिमाग कितना तेज है। The Mauryan Empire came to an early by 180 BC. The last ruler of dynasty was बृहद। कोई दिक्कत? बता चुके हैं ऑलरेडी, कोई परेशानी नहीं है। किसके द्वारा? Killed by पुष्प। पुष्पा याद रहेगा ना? पुष्पा याद रहेगा कि नहीं? बस, पुष्प मित्र सुंग। झुकेगा नहीं, समझे कि नहीं? हाँ, तो नहीं झुकेंगे, भारत को झुकना नहीं, मार दिया इन्होंने। किस कारण से? ये क्लियर है। हालांकि हिस्ट्री में कई जगह पर बोला जाता कि इन्होंने मंदिर तुड़वाई, बृहद बहुत मंदिर तुड़वा रहे थे, ये मंदिर तुड़वा रहे थे क्योंकि ये बौद्धी थे, ये हिंदू थे, इसलिए इनके बीच में क्लैश हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनके बीच में क्लैश होता तो हिस्टोरिकली एक ही जगह युद्ध भी दिखाया गया होना चाहिए ना। कहीं युद्ध है ही नहीं लोगों के बीच, सभाचार है जिसमें इनकी दोनों की बातें हैं प्राकृत भाषा में, और इन्होंने इनकी हत्या की, बस इतना दर्ज है। अगर इनके बीच में बन नहीं रहा होता तो इनको ये सेनापति क्यों बनाते? सिंपल सी बात है भाई, तुम हिंदुइज्म को बढ़ा रहे थे, ये बुद्धिज्म को बढ़ा रहे थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा तुमको सेनापति बनाकर रखेगा? उस काल में क्या मजबूरी थी तुमको सेनापति बनाकर रखने की? भाई कोई और भी बन सकता था। तो ये बस रिलीजियस क्लासेस दिखाने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कि ये मंदिर तोड़वा रहे थे और ये बौद्ध मठ तोड़वा रहे थे, ना तो ये तोड़वा रहे थे ना ये तोड़वा रहे थे। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि हम किसी युद्ध में नहीं जाएंगे। हमारे परदादा जी जो हैं युद्ध में सबसे बड़ा काम किया, कलिंग में ही, मतलब अशोक, ऐसा ऐसा गड़बड़ हुआ इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए, क्लियर है ये? कोई परेशानी? दैट वाज द कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का कालन 322 से लेकर 297 ईसा पूर्व तक, लगभग 25 साल तक इनका जो है कार्यकाल चला था। कोई दिक्कत नहीं है। अब कहोगे सर कम क्यों हो रहा है? तो ये तो क्लियर है ना, बीसी में कम होगा, सी में आगे जाएगा, ये तो मालूम है ना आप लोगों को। बिंदुसार का काल जो है 297 से 272,
कुछ लोग 268 भी क्लेम करते हैं। 68 और 72 के बीच का डिफरेंस इसलिए करते हैं क्योंकि इनके बेड पे जाने के बाद, इनके बेड अंतिम समय जब चाणक्य मरे और उसके बाद जो श्यामक का ये क्लियर हो गया कि श्यामक भी रियल पुत्र नहीं है उनका, क्योंकि उनकी 3 पत्नियां थी। ठीक है, तो एक जो पत्नी जिससे उन्होंने शादी की थी खुरासन, मीर खुरासन की बेटी, वो उससे पुत्र नहीं था। इनके बड़े भाई जस्टिन से था, मतलब ये धोखा था एक तरीके का, लेकिन पुत्र का इन्होंने नाम दे दिया तो लिखा जाता है कि श्यामक भी पुत्र है। ये उनको बहुत दर्द लगा इस बात का। दूसरी चीज ये थी कि सबसे बड़ा पुत्र जिसको हमने कहा कि आप उनका नाम पता करिएगा, वो बड़े पुत्र ने भी बहुत विरोध प्रदर्शन किया और अशोक और उनके बीच में चल रहा द्वंद्व, लगता था कि उनको एक समय के बाद पता लग गया था कि अशोक को ही हम अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, मतलब किनको, बिंदुसार को। लेकिन वो जानते थे कि कानूनन और जो संवैधानिक सिस्टम है उसके हिसाब से सबसे योग्य को बनाना है। पर दोनों में युद्ध जो चल रहा है, अगर हम दोनों में से किसी को घोषित कर देंगे तो एक दूसरे को वो मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज का बुरी जिंदगी घात झेला उस बंदे ने। परिवार के लोगों ने पता नहीं कितनी बार जहर दिया है, चाकू मारा है, जन्म से पहले जहर दिया गया, जिंदगी में भी जहर दिया गया, चाकू कटार मारा गया, कभी कोई तीर मार दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, और घर के अंदर का टेंशन को अलग झेल रहा है। तो कुछ लोग जो है वो 72 में ही इनका एंड मान लेते हैं, कुछ लोग 68 तक लेकर जाते हैं, जब तक इनका फाइनल डेथ नहीं हो गया और अशोक आ नहीं गया। अशोक ने आधा इलाका कंट्रोल में ले लिया था, मसलन कलिंग जीत कर आए तो वो ले लिया, और तक्षशिला के इलाके का, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर वाले इलाके को जाके मेंटेन कर रहे। गजब, जम्मू एंड कश्मीर का तो हिस्ट्री है, क्या मेंटेन किया था उन्होंने। हूर और बाकी लोगों ने जो आक्रमण किया था, 17 दिन के युद्ध को 3 दिन में खत्म करके चले आए थे। अशोक की तलवार भी थी वैसी, कहते हैं कि इतिहास में 2-3 लोगों की ही तलवार, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य का, या फिर अशोका का, जो चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार अशोका के पास थी, और तीसरा जो देखने को मिला वो हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान। 3 लोगों की तलवार तो तलवार थी, और बर्छी जो थी वो बाजीराव, पेशवा बाजीराव। चले, मस्तानी कहां से आ गया, यह युद्ध करने वालों की बात हो रही है। चले, बर्बाद। ये 32 तक का इनका, फिर दशारथ, संपत्ति, सालुक्य और देवदरन, ये बहुत छोटे छोटे समय के लिए रहेंगे। लास्ट हमको जो याद रखना है वो बृहद। चले आगे, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर, इनको तो याद रखना, मार दिए गए पुष्पा के द्वारा, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ओरिजिनली एक क्या थे, क्या बताया मैंने आप लोगों को, चरवाहा थे, है ना। ग्रीक सोर्सेस के हिसाब से जो सबसे ओल्डेस्ट सोर्स है, क्योंकि हमारे यहाँ के सोर्सेस जला दिए गए, खुद चाणक्य की किताब को, खलटक जिसका नाम मैंने शुरू में लिया था ना, तुमको मालूम एक समय बिंदुसार ने कहा कि राज्य में बहुत उथल पुथल हो रही है गुरुदेव, क्योंकि उनको पिता के गुरु थे और राष्ट्र उन्होंने बनाया था, तो उनका एक अलग सम्मान था। खलटक कुछ नहीं थे, नॉर्मल एक टीचर थे, बाद में हेडमास्टर हुए, जो नेशनल स्कूल बनाई गई थी लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए, ट्रेन करने के लिए। तो चाणक्य से कहा गया कि आप ही बन जाइए प्रधानमंत्री तो बड़ा हमें उपकार होगा, हालांकि वो पद ही बहुत छोटा है आपके लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, साम्राज्य के अंदर कोई भी छोटा पद नहीं है, यहां तक कि एक श्रमिक भी है, वो भी एक बहुत बड़ा काम करता है, परंतु मैं इस काम को अखलटक को सौंपना चाहता हूं। अखलटक को लगा हुआ कितना अच्छा काम है, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको ये समझ में आने लग गया मुझे प्रधानमंत्री बनाया गया है और पावर इनके पास ज्यादा है। भाई तू प्रधानमंत्री, वो फाउंडर है, गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है, और वो गुरु उनके पिता के गुरु हैं। तो वो जब दरबार में आते थे तो सब खड़े होते थे, उसको लगता था अरे तो हमारे लिए कोई खड़े नहीं होता, इसके लिए खड़ा होता। अंदर से एक जलस अलग लगती थी। उस जलसी की वजह से उस व्यक्ति ने ना सिर्फ हत्या की 7 और लोग मिलके, बल्कि जलाया भी, उसको दुर्घटना भी साबित किया, रिपोर्ट भी फर्जी बनाई, और उनकी लिखी गई सारी किताबें, मतलब अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से रिलेटेड जितनी भी किताबें उन्होंने लिखी थी वो सब जला डाली। उस समय के सभी अवशेषों को जलाने के लिए अमात्य अखलटक जिम्मेदार है। बहुत बुरी मौत मिली थी उसको भी, समझ रहे हैं ना। तो जो अवशेष हमें पता लगता है, अब जब हमारे बारे में ग्रीक लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो सत्य होगा ना। दूसरे देश वाले हमारी बड़ाई क्यों लिखेंगे और अच्छाई क्यों लिखेंगे, कोई लिखेगा? दूसरे देश की किताबों में अगर हमारे बारे में कुछ लिखा है, इसका मतलब तो हिंदू सोर्सेस आल्सो से दैट ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ कौटिल्य, of humble birth, probably born to a Shudra woman. Most Buddhist sources say he was a क्षत्रिय, पर ये एक कयास है, चरवाहे हैं इसका प्रूफ है, चरवाहा थे वो प्रूफ है। इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट ही वाज एन ऑर्फन बॉय बोर्न इन द हम्बल फैमिली हु वाज ट्रेन्ड बाय कौटिल्य। का मतलब
चाणक्य, उन्हीं को कौटिल्य कहा जाता है। विष्णुगुप्त चाणक्य, ठीक है, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य, ठीक है। उनके शिष्य का उत्तराधिकारी बन नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बनाया था। क्या नाम था? राधागुप्त। क्या नाम था? राधागुप्त। वो गुप्तचरी में बहुत तेज थे, तुम्हारे सामने बैठकर वही स्पाई वाला काम। और इंडिया में ना वो विष कन्याओं का सिस्टम, जो लड़कियों को बचपन से जहर बना दिया जाता था, चलती फिरती जहर थी, नाखून भी मार दे तो लोग मर जाए, इसका सबसे बड़ा जो ट्रेनर थे ना वो विष्णुगुप्त चाणक्य थे। और उसको आगे ले जाकर स्पाई बनाने का काम, मतलब तुम चाहो मत, लेकिन तुमसे सारा बात तुम्हारे सामने हम जान के चले जाएंगे, ये थे राधागुप्त। राधागुप्त को कोई काम दे दो कि ये बात पता करके आ जाओ, तुम चाहोगे कि हम तुमको नहीं बताएंगे, पर तुम बता भी दोगे, तुमको पता नहीं लगेगा। तो ये इंटेलिजेंसी थी। ग्रीक अकाउंट्स मेंशन हिम एज अ, ठीक है, अलेक्जेंडर हैड अबंडन इन हिज इंडिया कॉन्टेक्स्ट इन 322 बीसी, ये अंडरलाइन रखिएगा। एंड विद इन अ ईयर चंद्रगुप्त हैज डिफीटेड सम ऑफ द ग्रीक रूट सिटीज इन द नॉर्थ। अब एक बात समझिएगा, कुछ लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया अलेक्जेंडर को, अलेक्जेंडर पोरस से लड़कर वापस जा चुका था। वापस जाते समय बेबुलोनिया नामक जहर में चाणक्य द्वारा दी गई धीमी पॉइजन की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर के नाम पर सेल्यूकस निकेटस से युद्ध किया था और उसके कुछ बैठे हुए सैनिकों का किया था। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, चलिए इस बात को दिमाग में रखिएगा। और वो जो युद्ध होती है कि नदी के पार गए, गंगा जी की नदी, वो सब बनाई हुई कहानी। कुछ लोग बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य गए, पूछे कहां से आए हो, तो उसने धनानंद की कहानी नहीं बताई और कहा कि अलेक्जेंडर से लड़ना है, क्योंकि धनानंद की बेइज्जती बता देते तो अलेक्जेंडर से लड़ने की जगह पर वो धनानंद से लड़ने चले जाते। अभी चंद्रगुप्त मौर्य उतना तेज थे ही नहीं कि वो धनानंद से लड़ सके। धनानंद उनको कई जगह हरा। मैंने कहा ना कि सामने सामने धनानंद से कोई नहीं जीत सकता था। बाहुबल बहुत था उसके पास, बहुत स्ट्रांग था वो, बहुत स्ट्रांग। कहते हैं कि मगध साम्राज्य में एक महाभारत काल में एक व्यक्ति था जरासंध, जिसके पास बहुत पावर थी, कि उसके पास बहुत बहुत पावर था उसके पास, धनानंद के पास। तो वैसे कई बार उसने हराया, एक बार तो लगभग आधा मार के छोड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चाणक्य ने समझाया कि उसके साथ बुद्धि से जीता जा सकता, क्योंकि दिमाग से भी बहुत तेज है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास बल भी था और बुद्धि भी बहुत थी, बस एक ही चीज थी, घमंड हो गया था, जिसकी वजह से वो मारा गया। अगर वो घमंड नहीं रखता तो उसको कोई मार नहीं पाता। वो बहुत इंटेलिजेंट। कुछ सोचो ना कि उसके पिता को उसने मारा, पिता की मूर्ति भी बनवा दी, लोगों के सामने हीरो भी बन गया, भाइयों को गुलाम भी बना दिया, और बहन उसको भगवान मानती थी। अंत समय तक बहन को नहीं पता लग पाया कि मेरे भाई ने मेरे बाप को मारा था। कितना इंटेलिजेंट था। समाज में रोज ऐसे लोगों की हत्याएं करता था, पर साबित कर देता था कि वो देशद्रोही हैं। तो टैक्स सबसे ज्यादा थी। चाणक्य से जब पूछा गया तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि जब राजा अक्षम होता है तो लोगों को दो चीज करता है, एक तो आर्थिक स्थिति इतनी खराब कर देता है कि उस राज्य के अंदर लोग भूखों मरने लगे, और दूसरा लोगों को धर्म की बातों में लपेट देता है ताकि लोग इन दोनों से ऊपर ही ना उठे और कभी आवाज उठे ही ना। और ये दोनों चीज धनानंद कर रहा था। लोगों को टैक्स इतना लगा दिया कि लोग भूखमरी में रहे तो राजा के बारे में सोच ही ना पाए, और दूसरा धार्मिक उन्मादों में हमेशा कि नापित हैं, ये हैं, ऊपर आके। मजा आ रहा है? लोग कहते हैं हिस्ट्री नहीं है, बहुत डीप है, हमें पढ़ने की जरूरत है। तो अलेक्जेंडर के इस बात को, जो कहानी है वो कोरी कागज है, इसलिए हमने यहां आपको दिया नहीं। कौटिल्य प्रोवाइडेड द स्ट्रैटेजी विद व्हाइल चंद्रगुप्त एग्जीक्यूटेड इट एंड दे हैड रेज्ड अ मर्सेंटरी आर्मी ऑफ देयर ओन। उन्होंने अपनी खुद की आर्मी बनाई और नंदवंश को खत्म किया। चले आगे की तरफ, यानी पूर्व की तरफ बढ़े और मगध आए। इन अ सीरीज ऑफ बैटल सीरीज ऑफ बैटल का मतलब समझ में आ रहा है ना? एक युद्ध नहीं हुआ था, कई युद्ध। मैंने कहा ना कई युद्ध में उसने बहुत बुरी तरीके से हराया। एक बार तो इतनी बुरी स्थिति थी कि चाणक्य को प्रमाणित करना पड़ा, योग सिखा के रखे थे पहले से ही कि मृत हैं। उसने चेक कराया तो सच में उनकी सांस रुक गई थी योग साधन से। उन्होंने, चाणक्य ने सिखा रखा था। चाणक्य के साथ भी ऐसा हुआ था। एक बार अलेक्जेंडर ने पकड़ लिया था, मालूम आपको? अलेक्जेंडर ने घात करते हुए पकड़ लिया था। अलेक्जेंडर ने कहा कि इसको इस आलिम को, मतलब टीचर को, आलिम मतलब टीचर होता है, ग्रीक में आलिम को टीचर कहते हैं, इसको क्या करते हैं, जलती भट्टी में डाल दो। बोले ठीक है। हाँ, भट्टी मतलब वो फर्नेस, आग वाला। तो बोले ऐसे नहीं, आग में तो बुझ जाएगा, मजा नहीं आएगा। उसने क्या किया कि टीन का एक कोई आकार बनवाया और उसके नीचे आग जलाया और उसके अंदर इनको भेजने के लिए कहा। चाणक्य ने कहा स्वीकार है, लेकिन उसके पहले हम अपनी मिट्टी से
आलिंगन करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। देखा है ना आपने। और वहां उन्होंने क्या किया था मिट्टी के साथ, मिट्टी में कुछ केमिकल नहीं थे, वो गैल्वेनाइजेशन जो पढ़ते हैं ना आप, एक लेयर ऑफ मेटल उन्होंने अपनी बॉडी पे चढ़ा ली, और वो मेटल जैसे ही हीट होगा तो बॉडी पे टेम्परेचर को अंदर जाने नहीं देगा। उस समय में साइंस को इतना डेवलप उन्होंने रखा, और उसके बाद चाणक्य घुस गए उसके अंदर और जोर जोर की चीख निकालते रहे कि हमको तकलीफ तो हो ही रही होगी, पर उतना नहीं जितना आग के नीचे अंदर टीने के में बैठकर होना चाहिए। और फिर उन्होंने योग साधना से अपने सांस को रोके रखा, और बाहर निकालने के बाद वहां के लोगों ने प्रूफ किया कि ये मर चुके हैं। फिर जो तक्षशिला के राजा थे उन्होंने कहा कि देखिए ब्राह्मण है, आपने हत्या तो करी दी, लेकिन अब इनको सूली पर लटकाना ऐसा कुछ नहीं कर सकते, राज्य में अशांति फैल जाएगी, तो इनको इनके लोगों को सौंप दीजिए। और फिर वहां से बॉडी गायब हो जाती है, आधे समुद्री रास्ते से चाणक्य गायब हो जाते हैं। तो वो बहुत सोचता है इस बात को कि ये टीचर बड़ा खतरनाक है, समझ रहे इस बात को। तो इस चीज को उन्होंने सिखाया था, मृत रूप से पाए हुए भी लोगों को इन्होंने बचाने की कोशिश की। इन 305 BC he entered into the treaty with Seleucus Nicetas in which Chandragupta acquired Baluchistan, eastern Afghanistan and the region of the west of Indus. He also married Seleucus Nicetas' daughter. नाम क्या था मैंने बताया है, हेलेना। क्या नाम था? हेलेना। इसके पुत्र का नाम जस्टिन, जो किसका भाई था? बिंदुसार का, और बड़ा भाई था, लेकिन फिर भी राजा नहीं बनाया गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मगध बाहरी व्यक्ति भारत का राजा नहीं बन सकता। ठीक है, और यह बात इसके मन में बचपन से थी, अपनी मां के साथ मिलकर जिंदगी भर साजिश रचता रहा, अंत में फांसी दे दिया गया। खैर, full scale war with the mighty Chandragupta and in return got war asset that would be led into victory against his rival in battle of Epirus and fought in 201. Megasthenes was the Greek ambassador at Chandragupta court. कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी? चलिए, लिटरेरी सोर्सेस जो मिलते हैं अर्थशास्त्र जिनको कौटिल्य ने लिखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का मौर्य एम्पायर पीरियड के लिए। कौटिल्य या चाणक्य चीफ एडवाइजर चंद्रगुप्त के माने जाते थे। द बुक कंटेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन पॉलिटिक्स, रूल्स इन डिप्लोमेसी, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर मैटर्स। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा ना, कूटनीति, राजनीति, धर्मशास्त्र, सभी चीजों से रिलेटेड इन्होंने इसके बारे में लिखा था। देखो भारत उस समय का कैसा लग रहा है? बड़ा लग रहा है, सब भारत है। ये इलाका जो था ना, ये पूरा पूरा मगध था, ये पूरा मगध था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पूरा मगध था। ये आज के भारत से बड़ा इलाका मगध के पास था। वस्तुतः तो उस समय ये वाला इलाका भी फिर हुआ, और जब वो आया ना अशोक, तो ये पूरा यहां तक फैला। ये माले वाले जो सिद्धना है ना, सब जाम्बिया उम्बिया सब 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 भारत में आ गया। ठीक है, हाँ कुछ कह रहे हो? चलिए, Indica was written by Megasthenes, who was the Greek ambassador at the court of चंद्रगुप्त मौर्य। और इंडिका में उन्होंने बताया है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के बारे में, सेल्यूकस निकेटस के बारे में। सेल्यूकस निकेटस किस तरीके से झुका रहता था, क्योंकि उन्होंने उनको अपना क्या बना लिया था? नहीं भाई, फादर इन लॉ, ससुर जी बनाए थे ना। हेलना से शादी किए तो क्या हो गया? हेलना उसकी पुत्री थी, तो शादी कर दिए तो क्या हो गया? ठीक है, उनका ऐसा मानना था कि रिश्ता बना लेंगे तो अपनी बेटी के हस्बैंड को तो नहीं मारेंगे। उनको क्या मालूम कि जिस सभ्यता से आए हैं वहां गद्दी बड़ी होती है, रिश्ते नहीं। रिश्ते भारत में माने रखते हैं, वहां तो गद्दी बड़ा होता है। राजा मिलना चाहिए, राज्य मिलना चाहिए, किसी को मारना पड़े। ऐसा थोड़ी कि चंद्रगुप्त को जहर देने की कोशिश नहीं करी जाती थी, पर चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से ही चाणक्य ने ऐसा ट्रेंड किया था, रोज हल्का हल्का पॉइजन दे के उनको इस लेवल पे कि खाने में जहर से वो कभी मर ही नहीं सकते थे। तो उसने सोचा अच्छा ये नहीं मरेंगे तो इनकी पत्नी को मार दो, पेट में जो बच्चा है वो मार दो, मार दो बस। समझ रहे हो कि नहीं? चले आगे। Who among the following was written by कौटिल्य? अर्थशास्त्र। ठीक है, आज के डेट में अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स होता है, जिसे इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं, पर उस समय जो अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था, यानी कौटिल्य ने लिखा था, उसमें राजनीति, कूटनीति, सभी चीजों के बारे में लिखा गया था। चले आगे। Was written by मेगास्थनीज। कोई परेशानी नहीं है ना? चलिए अगला। Megasthenes lived in the court of Chandragupta for about 5 years. He observed the social norms, culture, and people in the country. He worked in India and later referred to scholars such as Arian, Strabo, and
डियोड्रस, ठीक है, इन सब फेमस हैं भारत में। 5 साल रह के पढ़ के गया तो इतने बड़े बड़े लोगों को, मेगास्थनीज का खुद में अपना बहुत नाम है, पर मेगास्थनीज की 5 साल की पढ़ाई ऐसे 3 लोगों को देगा, तीनों, इनका तो नाम खूब पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है ना। मतलब सोचो कि यहां रहकर इतना सीख के गया कि जिसको पढ़ाए वो भी दुनिया में फेमस हो गया, जो यहां रहते थे वो कितने भाग्यशाली थे उस काल में। आगे चले। Edicts are the royal proclamation issued by the rulers. Edicts of the Asoka are oldest, best preserved and precisely आज भी अशोका के धम्म, अशोका के स्तूप अशोका के द्वारा बनाए चाहिए वैशाली से लेके बाकी जगहों पे मिलती है। मैक्सिमम किस भाषा में मिलती है? प्राकृत और पाली, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अशोका एडिक्स 14 मेजर रॉक्स एडिक्ट हैं, 7 पिलर्स हैं एडिक्स है, और 7 कई जो है रॉक यानी पत्थरों पे बनावट और शिल्पकारी है, और इसको जो नाम दिया जाता था वो होता था धम्म। किसकी याद में? मदर धर्मा, मदर जो उस टाइम की बहुत बड़ी मेडिकल की MBBS थी, समझ लो। हाँ, बिंदुसार कब के मर गए होते, कई बार उन्होंने बचाया है। हाउ मेनी मेजर रॉक एडिक्ट फाउंड इन द टाइम्स ऑफ अशोका? अभी देखा हम लोगों ने, कोई 12 कह रहा है, कोई 14 कह रहा है, ठीक है। हाँ, स्तूपा कितनी? 7, ठीक है। आगे चलिए। The edicts reflect policies and events which took place during the reign of Ashoka. For example, Rock Edict 13 mentioned that great measures indicted on the people during the Kaling War. कलिंग वॉर के समय का स्तुति वहां पर साफ दिखता है, जब रानी किसके साथ? पद्मिनी के साथ उनका युद्ध होता है। क्योंकि राजा पहले ही मार दिए गए रहते हैं, तो अशोक कहते हैं कि हम महिला से युद्ध नहीं करेंगे। कहते हैं महिला से युद्ध नहीं करोगे तो महिला तो तुमसे करेगी ना, तुम मान लो कि हार गए, बुजदिल हो। अब ये बात बर्दाश्त से बाहर थी अशोका के। अशोका ने लाशें ही बिछा दी। लास्ट में ना अशोका को उस जीत को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए कोई नहीं दिख रहा था। कहते हैं उस काल में उतनी लाशें लोगों ने नहीं देखी होंगी जितनी लाशें बच गई थी उस कलिंग के युद्ध में। और जिसने फिर बहुत, इन्होंने अपने आप को एकदम बिल्कुल बर्बाद करना सोच लिया, क्योंकि उनको बहुत झटका लगा। वहां महिला ने इतना झकझोर दिया ना पद्मिनी ने लास्ट में कि मतलब देख लो लाशें हैं, ये ले जाओ, ये सोना है, ये हाथी है, ये मरे हुए बॉडी है, ये ले जाओ, सब ले जाओ, इसी के लिए किए हो ना, एरिया मिलेगा, टैक्स मिलेगा, पैसे ले जाओ। इतना अब चूंकि महिला का गला तो वो काट सकते नहीं थे, ये भाई सभ्यता थी, विदेश में नहीं होता ऐसा है, भारत में तब नहीं होता था। इतना आत्मा रोया कि उनको लगा कि अब शांति तो एक ही रिलीजन में है। और बौद्ध धर्म वाले शुरू से ही उनके साथ बहुत करीब रहते थे। वहां से उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि करना चालू कर दिया, और वहां से वो बौद्ध की तरफ और शांति की तरफ चले गए। हालांकि खौफ इतना था, कहते हैं ना शेर ने सिर्फ मांस खाना छोड़ा है, आदत थोड़ी भूला है। तो जब तक वो जीवित रहे वो बहुत भिक्षु बने रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि अशोका के जीते जाए वो जो बना हुआ चक्रवर्ती सम्राट का इलाका था, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र को बैठा जरूर दिया, बाद में कोई और राजा बन गया, पर कोई आया नहीं कि पता नहीं कब ये तलवार उठा ले, कब क्या कर दे, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन उनके जाने के बाद डिक्लाइन चालू हुआ और बृहस्पति तक सब कुछ खत्म हो गया। चले आगे। अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड टू द पीपल थ्रू द एडिक्ट्स। सांची का स्तूप जो है सेमी स्फेरिकल डन स्ट्रक्चर है, जो कंटेन करता है रिल्स ऑफ द बुद्धा सच एज टीथ, हेयर एंड बोन्स। सांची स्तूप वाज बिल्ट बाय अशोका इन 3rd century BC. Many stories taken from Jataka and event of the life of Buddha have been grabbed. कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के बाद सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को अगर किसी ने कंट्रीब्यूट किया है तो वो अशोक हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जो भी होंगे वो अगर बाबा साहब के बाद महात्मा बुद्ध के बाद बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के बाद अगर किसी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं तो अशोका। जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले होंगे वो अशोक को बहुत मानते हैं। अच्छा, समाज के अंदर इतनी बड़ी बुराई है कि लोग मानते हैं कि इस धर्म को मानने वाले लोगों के साथ जाति जो करते हैं वो सो कॉल्ड ब्राह्मण होते हैं। पर रियलिटी ये है कि बाबा साहब को भी जो टाइटल मिली अम्बेडकर, वो भी किसी ब्राह्मण का ही टाइटल था, जिन्होंने उनको शिक्षा दीक्षा दी उस पूरे छुआछूत की बीमारी वाले काल में, जिन्होंने शिक्षा दिया, दीक्षा दिया, शोषण से बचाया, उन्होंने अम्बेडकर। दूसरी बड़ी बात, उनकी पत्नी भी ब्राह्मणी ही थी,
बाबा साहब की। उससे बड़ी बात, अशोक जिन्होंने इस चीज को फैलाया, वो उनके पिता बिंदुसार, चूंकि उनके दादाजी जब पिछड़ी जाति से तो वो भी वही हुए ना, लेकिन उनकी माता जो धर्मा थी वो ब्राह्मणी थी। अब लो, और आज के समय में लड़ाने के लिए क्या कहा जाता है कि इस धर्म का इजाद ही ब्राह्मणों के विरोध में। मत किसी एक, मैं बार बार आप लोगों को क्लासेस के अंदर सोशल पढ़ाते वक्त क्या कहता हूं कि किसी एक व्यक्ति के खिलाफ बोलना पूरे समाज के खिलाफ बोलना नहीं है, और किसी एक व्यक्ति की अच्छाई पूरे समाज की अच्छाई नहीं है, और किसी एक व्यक्ति की बुराई पूरे समाज की बुराई कतई नहीं हो सकती। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो नागभूषण पांडे गलत कर रहे हैं, पूरा सोशल टीचर गलत नहीं हो सकता, सोशल गलत नहीं हो सकता। और सोशल के लिए गलत अगर कोई चीज बोली जा रही है तो स्पेसिफिकली मैं भी अच्छा हो सकता हूं। इसी तरीके से मेरा विरोध करना सारे पीडब्ल्यू का विरोध करना नहीं हुआ, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, और ये हमेशा डर्टी पॉलिटिक्स सिस्टम में होता है। हम और आप समझ नहीं पाते, हमारे ब्रदरहुड को तोड़ा जाता है कि इस जाति के हम जाति से पहले इंसान है, और मेरी व्यक्ति विशेष पहचान है, उस पहचान पे मैं कुछ गलत कर रहा हूं। अब खुद देख लो कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे वैसे बिंदुसार नहीं हो पाए, तभी तो बिंदुसार वैसा विस्तार नहीं दे पाए। इतने डिप्लोमेटिक, इतने थॉट वाले लोगों को रहने के बावजूद भी उनको अपने, जिनको इतना गुरु बड़ा मानते थे, उन्हीं गुरु को क्या करना पड़ा, देश निकाला भी देना पड़ा, मर्सलन चाणक्य को, ठीक है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान भी आपको रख। क्लियर है आप लोगों को, बाकी लोगों को पक्का ना? चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड सांची स्तूप? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलिए, लास्ट रूलर ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी, बार बार ये इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्य एम्पायर, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, और मगध का ये सब वो वाले पेज में मैंने इसलिए डीप डाल दिया था। आफ्टर द ग्रीक रिट्रीटेड द लैंड, द फर्स्ट ऑक्युपाइड पंजाब एंड लेटर अटैक द नेक्स्ट मगध, ही मेड पाटलिपुत्र हिज, फर्स्ट वाले पेज में ही हम लोगों ने इस चीज को क्लियर कर लिया। वॉज द कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? वेरी गुड। सेल्यूकस निकेटस वाली बात हमने यहां पर लिख दी है, और ट्रीटी साइन की, जिसके अकॉर्डिंगली इनको क्या करना पड़ा, बलूचिस्तान देना पड़ा, इस पंजाब वाली पूरा इलाका देना पड़ा, बलूचिस्तान जो इस समय पाकिस्तान के पास है, और अफगानिस्तान भी वापस देना पड़ा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, ही ऑल्सो मैरिड सेल्यूकस डॉटर, नाम क्या था? पहले बता दिया, पुत्र का नाम? वेरी गुड, जस्टिन। क्या नाम था? और इसी के जरिए वो पुत्र था जिसका नाम था श्यामक, ठीक है, मीर खुरासन की बेटी से। रानी थी बिंदुसार की, पर पति उनको मानती थी, खैर वो अलग बात है। अकॉर्डिंग टू द जैन लिटरेचर, चंद्रगुप्त मौर्य रिनाउंस द वर्ल्ड ऑफरिंग लूरल फॉर, ठीक है। आगे बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, इनके बाद ही इनका जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ वो आप लोगों को हमने पहले बता दिया, महारानी दुर्धरा के बारे में और सबके बारे में, किस तरीके से जहर देकर जन्म हुआ, और जीवन भर उतनी, भगवान न करे किसी व्यक्ति को उतनी साजिश, उतनी षड्यंत्र, उतने दुश्मन परिवार से देखने को मिले। पिता के द्वारा बनाए गए साम्राज्य की वजह से दुश्मनों ने कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, पर घर के दुश्मनों ने कभी चैन की जिंदगी लेने नहीं दी उसको। और शायद मैं मानता हूं कि वो व्यक्ति आगे विस्तार इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसको लगता था कि इतना बड़ा साम्राज्य पिता बना करके, इतना बड़ा परिवार बना कर, पिताजी जिस हिसाब से सोच के गए हैं तो वो तो गलत नहीं होगा। उसका जो ब्लाइंड फेथ था और लोगों का जो डार्क साइड था उसके साथ, उसने उस व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं दिया, मेरा यह मानना है। युद्ध उसने अपने जीवन में कोई भी नहीं हारा, युद्ध जो भी एक दो हुए वो कभी हारा नहीं उससे, लेकिन पारिवारिक युद्ध से उस व्यक्ति का अंत हुआ है। He regarded as the slayer of the foes and conqueror many part of the South India after defeating 16, ठीक है। Who among the following was known as अमृतसर, किसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अमृतसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहर देने के बाद भी वो व्यक्ति जिंदा रहा और जन्म लिया, ठीक है ना। तो यहां पर आप एंड करेंगे, अशोका के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अशोक के लिए एक स्पेशल क्लास होगी।